हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की गणित विषय का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। पिछली क्लासेस में हमने द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ा था। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं। ऐसा हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। इसके पहले 10वीं में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए हम धनात्मक संख्याओं का वर्ग करते हैं, जैसे हमें 2 का वर्ग करना है, इसका वर्ग क्या आएगा? 4 आएगा। धनात्मक संख्या का हम वर्ग करते हैं तो हमें धनात्मक संख्या ही मिलती है। अगर हम ऋणात्मक संख्या का वर्ग करें तब भी हमें धनात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है। अगर हम वर्गमूल की बात करें, जब हम धनात्मक संख्या का वर्गमूल करते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल निकालना है तो हमें 2 ही मिल रहा। अभी तक हमने धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना ही सीखा है। क्या कभी हमें ऐसा भी मिला है -4 ये बराबर क्या होगा? ये हमें अभी तक नहीं पता है, क्योंकि 10th क्लास में हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। जब हम द्विघातीय समीकरण को हल करते हैं या फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो हमें कई प्रकार के मान मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण ये है 2x धन 4 बराबर 0। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें अगर हम x का मान देखें तो x बराबर हमें मिल रहा -2। लेकिन अगर हमें ऐसा समीकरण मिलता है द्विघात का 2x² धन 4 बराबर 0, तब हमें यहाँ पर जो x का मान मिलेगा, x² बराबर हमें मिला -2। ठीक है, 4/2 हो जाएगा तो हमें मिला -2। अब यहाँ पर अगर हम x का मान निकालें तो x का मान हमें क्या मिलेगा? √-2। ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी तक हम वर्गमूल के अंदर सिर्फ धनात्मक संख्या ही पढ़ते आए हैं, हम ऋणात्मक संख्या नहीं पढ़े हैं। अगर मान लीजिए हमें अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या मिल रही है तो हम इसका वर्गमूल कैसे पता करेंगे? ये गणित में एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर गणित के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूलर। ठीक है, यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने बताया कि अगर हमें वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या मिल रही है तो उसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या मिल रही है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट के अंदर -1 है, तो इसका मान होगा i, जिसे हम पढ़ेंगे आयोटा। इसे हम आयोटा पढ़ेंगे और इसका मान होगा √-1। जैसे मान लीजिए अब हमें निकालना है √-2 का मान, तो ये क्या होगा? इसमें हम -1 का गुणा कर दें, -1 गुणे 2, और √-1 का मान होता है i, जैसा कि यूलर नाम के गणितज्ञ ने बताया। तो यहाँ पर हम -1 की जगह √-1 की जगह i लिखेंगे, i, और ये √2 बचा। तो यहाँ पर √-2 का मान होगा ±i√2, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ±√2i। ठीक है। जहाँ पर हमें -1 मिलेगा, देखिए अगर इसका हम वर्ग कर दें, -1 बराबर क्या हो जाएगा? i²। ठीक है, i का मान होता है √-1, तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हमें मिलेगा i² बराबर -1। ये हमें आयोटा यानी i की वैल्यू इस तरह से हमें मिलती है। अगर मान लीजिए हमें √-3 का मान निकालना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? √-1 गुणे 3। अब √-1 का मान कितना होता है? आयोटा होता है, i होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +-i√3। ये हमें ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल मिला। तो इसमें हमने देखा कि हमें i मिला। अब यहाँ पे है √3i। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें आयोटा होता है उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। जैसे ये √3i, ये कैसी संख्या है? ये काल्पनिक संख्या है, इसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल के लिए और देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं 2 + 3i, ठीक है, ये भी एक इमेजिनरी नंबर सिस्टम है, काल्पनिक संख्या है। जिसमें आयोटा मिलेगा वह काल्पनिक संख्या है। इस प्रकार से
हम सम्मिश्र संख्याओं की यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा दे सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा नंबर सिस्टम होगा। यानी कि सम्मिश्र संख्याएं हम उन संख्याओं को कहेंगे जिनमें हमें काल्पनिक भाग मिलता है और साथ में वास्तविक भाग भी मिलता है। जैसे 2 + 3i, आयोटा यानी आई किसके साथ है, 3 के साथ है, तो ये यहाँ पर जो 3i है वो कैसा भाग कहलाएगा, काल्पनिक भाग कहलाएगा। और यहाँ पर जो 2 है वो इसका वास्तविक भाग होगा। तो इस प्रकार की संख्याएं जिसमें हमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग मिलता है उसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहेंगे, जिसमें हमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग मिलेगा, यानी आयोटा वाला फॉर्म मिलेगा, उसे हम सम्मिश्र संख्याएं कहेंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं सम्मिश्र संख्याओं का। 3 + 2i, यहाँ पर जो 3 है वो वास्तविक भाग है और 2i जो है वो काल्पनिक भाग है। यह एक सम्मिश्र संख्या है। अगर मान लीजिए हमें मिलता है 3, सिर्फ 3 लिखा हुआ है, क्या ये सम्मिश्र संख्या है? हाँ, ये सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि इसमें रियल भाग जो है वो 3 है, वास्तविक भाग इसका 3 है, और जो आयोटा वाला भाग है उसे हम लिख सकते हैं 0i, तो ये काल्पनिक भाग हो गया। इस प्रकार हमें सम्मिश्र संख्याओं की परिभाषा प्राप्त हुई कि जिसमें हमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों मिलेंगी, उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से दर्शाते हैं, और z बराबर हम लिख सकते हैं x + i/, ठीक है, जहाँ पर x और y कैसी संख्याएं हैं, रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमें सम्मिश्र संख्याओं को हम z से दर्शाते हैं। ये हो गया सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। अब जो इसका वास्तविक भाग है, यहाँ पर जो वास्तविक भाग x है, ठीक है, x का मान कुछ भी हो सकता है, हम अपने से रख सकते हैं 1 2 3 4, इसे हम वास्तविक भाग कहेंगे। और वास्तविक भाग को दर्शाते हैं, वास्तविक भाग को हम दर्शाते हैं RE(z), यानी रियल नंबर ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और काल्पनिक भाग को दर्शाएंगे, इसे हम लिखेंगे IM और z, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z क्या है, z सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्याओं का काल्पनिक भाग। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x + iy, अगर हम लिख दें z बराबर x + yi, तो क्या ये भी सम्मिश्र संख्या होगी? हाँ, ये भी सम्मिश्र संख्या होगी, क्योंकि i वाला फॉर्म इसके साथ है। या तो हम i को पहले लिख सकते हैं या फिर i को हम बाद में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें धनात्मक संख्या ही मिले, हमें ऋणात्मक संख्याएं भी मिल सकती हैं, जैसे 2 - 3i भी मिल जाएगा, तब भी ये सम्मिश्र संख्या है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, जिसमें हमें आयोटा का फॉर्म मिलता है, जिसके साथ हमें आयोटा मिलता है, यानी i रहता है, उस प्रकार की संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। फिर उसे हम वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।